ओके, क्लास 10 साइंस में नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसका जो है एग्जाम्पल्स, फर्स्ट टॉपिक जो है मेटल्स है। ठीक है, मेटल्स का कुछ कुछ एग्जाम्पल्स याद कर लेना। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लीड, जिंक। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। देखो, एक है लस्टर। लस्टर का मतलब क्या है? मेटल्स जो है शाइन करता है। ठीक है ना, एक प्रॉपर्टीज मिल गया तुम लोगों को। नेक्स्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है, देखो मेलिएबिलिटी दिया हुआ है, कभी कभी डेफिनेशंस भी आता है। तो मेटल्स कैन बी बिटेन इनटू थिन शीट्स, उसको लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज जो है डक्टिलिटी है। यहाँ पे देखो डेफिनेशन भी आता है कभी कभी, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। ठीक है, उसको डक्टिलिटी कहा गया है। और उसके बाद गोल्ड जो है बेस्ट डक्टाइल होता है। ठीक है ना, गोल्ड को वायर की तरह हम लोग खींच सकते हैं। कॉपर भी है दूसरा एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे सोनरस दिया हुआ है। मेटल साउंड करता है अगर इसको स्ट्राइक करे तो स्ट्राइकिंग नेचर ऑफ मेटल एंड गिव्स साउंड, दैट इज कॉल्ड एज सोनरस। और उसके बाद जो हम लोग के घर में वायर्स वगैरह होता है, इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह होता है, उसका जो बाहरी कोटिंग जो होता है वो पीवीसी का होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का होता है। इसको याद रख लेना 1 मार्क्स का, क्योंकि 45 मार्क्स एमसीक्यू है, तो इसलिए ध्यान देना। और दूसरा है, देखो दूसरा टॉपिक जो है नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स जो है अपोजिट होता है मेटल्स से जनरली। और नॉन मेटल्स का कुछ कुछ एग्जाम्पल याद रख लेना तुम लोग। सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जितने भी गैस है, गैस एलिमेंट है, वो नॉन मेटल्स होते हैं। और जो भी थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी एक टॉपिक छूट गया था हम लोग का, देखो जनरली हार्ड होता है, जनरली वर्ड दिया गया है, क्योंकि कुछ कुछ एलिमेंट्स जो हैं, मेटल्स जो हैं, हार्ड नहीं होते हैं। वो बाद में हम लोग एक्सेप्शंस में पढ़ेंगे वो चीज़। और यहाँ पे एक दिया हुआ है, देखो ब्रोमीन जो है नॉन मेटल्स है, और वो लोग क्या होता है, लिक्विड नेचर में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। ठीक है ना, तो इसको याद रख लेना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक्सेप्शंस वगैरह। यहाँ पे भी बहुत सारे एक्सेप्शन दिए हैं, वो हैं देखो मर्क्यूरी जो है वो मेटल है, लेकिन वो लोग क्या होता है, लिक्विड स्टेट में रहते हैं। ठीक है ना, लिक्विड स्टेट में रहते हैं। दे आर नॉट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, दे आर लिक्विड। ठीक है, मर्क्यूरी एक हो गया। दूसरा देखो यहाँ पे मिल चुका था, ब्रोमीन जो है नॉन मेटल्स है, वो लिक्विड होता है। दूसरा क्या है, देखो गैलियम एंड कैल्शियम है। गैलियम एंड कैल्शियम है, उन लोग का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन वो लोग मेटल्स है जो कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जनरली मेटल्स का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन ये दो मेटल्स हैं जो लो मेल्टिंग पॉइंट में होता है उस लोग का। तो उन लोग क्या होता है, थोड़ा सा पम्प में अगर रख देते हैं उनको, तो वो वोलेटाइल नेचर के हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं वो लोग, इतने लो मेल्टिंग पॉइंट, छोटे से टेम्परेचर में वो लोग वेनिश हो जाते हैं। नेक्स्ट आयोडीन है, जो कि नॉन मेटल है, लेकिन लस्टरस प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है ना, लस्टरस प्रॉपर्टी जो था जनरली मेटल्स का था। नेक्स्ट कार्बन है। कार्बन का देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स मतलब काइंड होता है, फॉर्म होता है कार्बन का। एक है डायमंड, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इज हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस फाउंड इन अर्थ। और दूसरा है, देखो और का वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और दूसरा फॉर्म्स ऑफ कार्बन या फिर इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन है, ग्रेफाइट है। ठीक है, ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो कभी कभी एलोट्रॉप्स भी पूछा जाता है, व्हाट आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो डायमंड और ग्रेफाइट होता है। ठीक है, डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये कार्बन जो है नॉन मेटल्स है, उनका जो फॉर्म है वो लोग मेटल्स का प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये सब एक्सेप्शंस है। ठीक है ना, और दूसरा देखो एल्कली मेटल्स है, जो कि स्ट्रॉन्ग हाईली रिएक्टिव मेटल्स वगैरह, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वो लोग बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। सब मेटल्स है, लेकिन उन लोगों को कट किया जा सकता है नाइफ से। ठीक है ना, और लो डेंसिटी होता है उन लोगों का, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। उन लोगों को केरोसिन में डुबाया जाता है, क्योंकि उन लोग फायर कैच कर लेते हैं, किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन लोग का हाईली रिएक्टिव मेटल्स है ये तीनों। ठीक है, दैट्स वाई दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। तो यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे मिल चुका है तुम लोग को, नोट्स में मिल चुका है, जो अंडरलाइन किया था मैंने, तो वहीं से तुम लोग को आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे मेलिएबल और डक्टाइल का डेफिनेशन पूछा है, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, देखो मेटल्स और एयर को बर्न किया जाता है तो क्या होता है, तो ये चीज़ देख लेना। देखो मेटल और ऑक्सीजन मिक्स हो जाने के बाद क्या होता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं लोग। ठीक है, एक एग्जाम्पल रिएक्शन याद रखना, सिंपल एग्जाम्पल है Cu + O2 गिव्स CuO। तो क्या होता है, देखो ब्लैक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं लोग। तो कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि विच एलिमेंट कॉम्बाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ए ब्लैक ऑक्साइड, तो कॉपर होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, इसका भी एक एग्जांपल याद रख लेना, एक रिएक्शन याद रख लेना। नेक्स्ट डेफिनेशन जो मिलता है हम लोग को, एम्फोटेरिक ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, बहुत सारे मेटल ऑक्साइड जो है बहुत एसिडिक और बेसिक का बिहेवियर शो करते हैं।
तो उन लोग जब रिएक्ट करते हैं तो उन लोग को सॉल्ट प्लस वाटर प्रोडक्ट में मिलता है, ठीक है ना। तो कोई कोई मेटल ऑक्साइड एसिड होते हैं, एसिड नेचर के होते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो सॉल्ट एंड वाटर जो कि हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है उन ऑक्साइड्स को। तो एक एग्जाम्पल के लिए याद रख लेना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स जो है वो दोनों ही नेचर में शो करता है। दूसरा एग्जाम्पल तुम लोग रख सकते हैं दिमाग में, जिंक ऑक्साइड को भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिल रहा है देखो, एनोडाइजिंग प्रोसेस है जो कि फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये सब यूटेंसिल्स वगैरह घर में जो यूज़ होता है, यूटेंसिल्स वे सब बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम आर्टिकल्स बनाने में यूज़ होता है ताकि उन लोग ऑक्साइड के साथ और रिएक्ट ना कर पाए, तो इसलिए एनोडाइजिंग किया जाता है। थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड उनके लेयर्स में लगाया जाता है, दैट प्रोसेस कॉल्ड एनोडाइजिंग। नेक्स्ट है यहाँ पे दिया हुआ देखो, मेटल सच एज पोटेशियम सोडियम रिएक्ट विगरसली that they catch fire in kept in open. Hence, to protect them and to prevent accidental fires, they are kept immersed in kerosene oil. तो why they are kept in kerosene oil? उसके लिए they react, if kept open, they react vigorously and they catch fire. ऐसा लिख देने से हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो है देखो, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर है। तो मेटल और वाटर रिएक्ट करने के बाद देखो क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल इसको याद रख लेना, एक रिएक्शन याद रख लेना। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है देखो, मेटल्स लाइक पोटाशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है, पोटाशियम और सोडियम। वाटर्स के अलग अलग फॉर्म में अलग अलग एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं। तो फर्स्ट मिल रहा है हम लोग को कोल्ड वाटर जो है, कोल्ड वाटर में कौन रिएक्ट करता है, पोटाशियम एंड सोडियम। उसके बाद कैल्शियम भी रिएक्ट करता है ठंडे पानी के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, लेकिन इतना विगरस रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पे मिल रहा है देखो, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस जो है स्टिक हो जाता है उन लोग के लेयर्स में, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, और वो लोग स्टार्ट करते हैं फ्लोटिंग करने के लिए। तो मैग्नीशियम भी सेम प्रॉपर्टी शो करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का सेम है, ठीक है। मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर में रिएक्ट करता है, हॉट वाटर में रिएक्ट करता है मैग्नीशियम। और दूसरा जो एलिमेंट्स वगैरह है, एल्यूमिनियम से लेके आयरन, जिंक, उन लोग क्या करता है, स्टीम वाटर में रिएक्ट करते हैं, स्टीम में रिएक्ट करते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो ऐसा एग्जांपल्स याद रख लेना, कौन सा एलिमेंट किस वाटर का फॉर्म में रिएक्ट करता है। दूसरे मेटल्स जो है, लीड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, वो लोग वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो विच एलिमेंट्स डजंट रिएक्ट द वाटर एट ऑल, तो उसका एग्जाम्पल तुम लोग याद रख लेना, एक दो याद रख लेना। नेक्स्ट टॉपिक जो है, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। तो ये चैप्टर 2 में हम लोग को मिल चुका था। मेटल्स जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या फॉर्म करता है, कौन सा गैस फॉर्म करता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस लोग लिबरेट करता है। पे दिया है एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो हाइड्रोजन गैस तो निकलता है सब एसिड, सब मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी जो एक्स्ट्रा पार्ट हो जाता है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये किस लिए होता है, क्योंकि HNO3 जो है ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग, वो H2 को ऑक्सीडाइज करके क्या फॉर्म कर देता है, वाटर फॉर्म कर देता है, वो लोग गैस नहीं हो पाते, ठीक है। तो इसको देख लेना अच्छे से। और दूसरा देखो यहाँ पे एक्वा रेजिया दिया हुआ है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ क्या क्या है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। और उन लोग का जो रेशियो है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, उन लोग का जो रेशियो है 3:1 का रेशियो में बनाया जाता है। तो इसको देखो रॉयल वाटर भी बोला जाता है, रॉयल वाटर। तो 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है सब क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। तो उसके लिए तुम लोग को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जो चैप्टर 1 में मिला था, उसके लिए अच्छी तरह से देख लेना उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लो रिएक्टिव मेटल्स। तो यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। इसके हिसाब से तुम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा हाईली रिएक्टिव है और कौन सा लो रिएक्टिव है और किसको कौन डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसको अच्छे से देख लेना। इसके लिए देखो ट्रिक्स भी है, देखो कमल ने कल मैगी, आलू, जीरा, फीका पकाया, हेलो, कल होगा, आज और अब। तो अब का तो कुछ काम नहीं है, एक रिदम के लिए लास्ट में अब रख दिया है। तो कमल से के आ रहा है, देखो पोटाशियम आ रहा है, NH से सोडियम आ रहा है, CH से कैल्शियम आ रहा है, Mg से मैगी से Mg हो जाता है मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, जीरा से देखो Zn ले लो, फीका से Fe,
फिर पकाया जो है Pb हो जाता है, हेलो जो है हाइड्रोजन है, कल जो है फिर Cu है, होगा का Hg हो जाएगा मर्क्यूरी, फिर Ag का क्या हो जाएगा सिल्वर हो जाएगा, और Au का जो है और जो लिया था Au ले लो उसके लिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा गोल्ड हो जाएगा। अब तो नहीं है तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि इसमें भी कल आ रहा है इसमें भी कल आ रहा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर तुम लोग याद रखना कि Ca पहले आ जाता है और Cu जो कि बाद में है। तो रिएक्टिविटी सीरीज जानने से देखो क्या होता है, बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सॉल्व कर पाते हैं, कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द हाई रिएक्टिव मेटल और लो रिएक्टिव मेटल। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो देखो मेटल्स जो होता है वो मेटल्स जो होता है और नॉन मेटल्स क्या होता है वो देख लो अच्छे से। मेटल्स जो है लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स और नॉन मेटल्स जो है गेन करता है, ठीक है। तो उन लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं मेटल्स, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और ये क्या होता है जो गेन करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये आयन कौन सा बनाता है, कैटायन बनाता है ये, और ये एनायन, एन फॉर नेगेटिव एन फॉर एनायन, ऐसा करके याद रख सकते हैं तुम लोग। तो पहला जो होता है मेटल्स होता है, दूसरा जो है क्लोरीन होता है। तो यहाँ पे जो है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है ना, ये पार्ट देख लेना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, सोडियम जो है, सोडियम का जो है वैलेंसी जो है 1 है, तो 1 जो है इसमें क्लोरीन ले रहा है, उसको क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7 होता है। तो इसको एक दे देने से क्लोरीन क्या बन जाएगा 8 हो जाएगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है देखो 2 8 1 होता है, तो 1 देने के साथ 2,8 हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है देखो, कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 8 होने की कोशिश करता है, कोई भी एलिमेंट्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8 होने की कोशिश करता है या फिर 2 होने की कोशिश करता है। तो इसमें देखो सोडियम अगर 1 दे देता है किसी को तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा पूरा। और क्लोरीन देखो कितना है उसका 2 8 7 है, तो 7 है तो इसको कितना चाहिए 1 चाहिए, तो एक जो है सोडियम उसको दे देता है और हम लोग का फॉर्म हो जाता है NaCl। तो देखो सोडियम 1 दे रहा है तो प्लस हो गया, ठीक है, Cl 1 ले रहा है तो माइनस हो गया पावर में। तो इसी तरह से MgCl2 का भी दिया हुआ है, देखो Mg का कितना दिया हुआ है 282 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको कितना देना है 2 देना है इलेक्ट्रॉन दूसरे को, और क्लोरीन को कितना चाहिए 1 चाहिए, ठीक है ना, पहले मिल चुका है, क्लोरीन को कितना चाहिए 1 चाहिए। तो देखो यहाँ पे देखो एक क्लोरीन इसको एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, और फिर से एक रह गया इसमें, वो फिर से दूसरा क्लोरीन को 1 दे दिया, तो क्लोरीन दोनों ही क्लोरीन कंप्लीट हो गया, फील्ड हो गया, और Mg भी फील्ड हो गया है। देखो तो Mg ने कितना दिया था 2 दिया था इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 प्लस हो गया, और एक Cl ने कितना लिया था माइनस हो गया, और यहाँ पे कितना तो Cl है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया गया है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है MgCl2। तो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको भी देख लेना अच्छे से। और दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसका यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, फिजिकल नेचर। तो जनरली लोग क्या होता है ब्रिटल होता है, हार्ड और ब्रिटल होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो रीजन भी पूछा जाता है क्यों आयनिक कंपाउंड्स हार्ड होते हैं, तो ये रीजन है। देखो नेक्स्ट है क्या है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन जो कि बहुत ही तगड़ा होता है, स्ट्रांग होता है, तो उसको ब्रेक करने में टाइम लगता है, लॉट्स ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है। तो सोलिबिलिटी क्या होता है, देखो सोलिबिलिटी केरोसिन, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, तो उसमें इनसोल्यूबल है, लेकिन वाटर के साथ अच्छे से सोल्यूबल हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। और दूसरा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, देखो वो लोग मोल्टेन स्टेट में, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस में होता है मोल्टेन स्टेट में होता है, क्योंकि वो लोग जनरली हार्ड होता है, तो हार्ड में आयंस जो है वो ट्रांसफर वो पास नहीं हो पाता है, लेकिन मोल्टेन स्टेट में आयंस वगैरह जितना भी है वो इजीली पास हो पाता है, इसलिए मोल्टेन स्टेट में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है आयनिक कंपाउंड का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑकरेंस ऑफ मेटल्स है। देखो इसका 2 डेफिनेशन यहाँ भी मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है और ओर्स मिल रहा है, इसका डेफिनेशन याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। मिनरल्स का डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक होता है, जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स है अर्थ क्रस्ट में मिलने वाले नेचुरली, उसको मिनरल्स बोला जाता है। और जिस मिनरल से ज़्यादा अमाउंट में मेटल्स निकाला जा सकता है प्रॉफिटेबली, उसको ओर्स बोला जाता है। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कौन सा मेटल्स किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किस तरह से रिफाइन किया जाता है। देखो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से ही देखो सोडियम से लेकर एल्यूमिनियम तक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से इसको निकाला जाता है, इसको याद रख लेना। और जिंक जो है जिंक टू कॉपर रिड्यूसिंग यूजिंग कार्बन। और लास्ट में जो है Ag और Au गोल्ड और सिल्वर वो कि फ्री स्टेट में मिलते हैं नेचर में, उसको रिफाइन करने की जरूरत नहीं होता है, और साफ करने का तो जरूरत होता है, लेकिन एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में उन लोग फाउंड इन नेटिव स्टेट मतलब फ्री स्टेट में मिलता है, उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं निकालने में।
तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट्स नहीं है। हाइड्रोजन इसमें नहीं है, हाइड्रोजन को ध्यान मत देना इसमें रिडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना अच्छे से कौन सा एलिमेंट्स किस में हो रहा है। तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर एक बार याद कर लेते हैं तुम लोग, तो कॉपर टू एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइसिस है, जिंक टू कॉपर क्या है, रिडक्शन यूजिंग कार्बन, और Ag और Au जो है फ्री स्टेट में मिलते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें ये है, इसको याद रख लेना, सिनेबार जो है ओर है मर्क्यूरी का, इसको याद रख लेना। दूसरा क्या है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट मिल रहा है, देखो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग मिल रहा है तुम लोग को, ठीक है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, इसका डेफिनेशन याद कर लेना। सल्फाइड ओर को हटाने के लिए, सल्फाइड ओर टू मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म करने के लिए रोस्टिंग बोला जाता है, और कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर टू मेटल ऑक्साइड्स को कैल्सिनेशन बोला जाता है। इसमें और एक पॉइंट है यहाँ पे, रोस्टिंग के दौरान एक्सेस एयर में जलाया जाता है, इसको हीट किया जाता है, और कैल्सिनेशन के दौरान लिमिटेड एयर में इसको जलाया जाता है, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट्स इसमें मिल रहा है, और अगर टाइम मिलता है तो एक रिएक्शन भी देख लेना। दूसरा यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट है, देखो थर्माइट रिएक्शन के बारे में है। देखो थर्माइट रिएक्शन, तो इसका 2 रिएक्शन देखो अच्छे से देख लेना। यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो एल्यूमिनियम होता है थर्माइट रिएक्शन में। देखो थर्माइट रिएक्शन में एल्यूमिनियम हो रहा है। एक रिएक्शन याद कर लेना, दोनों में AL आ रहा है, इसमें मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, और इसमें फेरिक ऑक्साइड आ रहा है इसमें। और ये रिएक्शन देखो दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन को अच्छे से देख के जाना। और यहाँ पे इसका जो डेफिनेशन है, देखो इसमें क्या होता है, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये भी, क्योंकि Al जो है ऑक्सीजन को यहाँ से रिड्यूस कर पाता है यहाँ पे और डिस्प्लेस कर देता है, तो इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। देखो Al जो ऑक्सीजन है डिस्प्लेस कर रहा है, वो उसका जगह ले रहा है। देखो Al और ऑक्सीजन एक साथ हो रहा है, Fe को डिस्प्लेस कर रहा है इसमें, मैंगनीज को डिस्प्लेस कर रहा है इसमें, और इसका जगह ले रहा है। देखो Al2O3 फॉर्म हो चुका है, Al2O3, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। और जो भी मेटल्स जो इसमें फॉर्म होता है, मेटल्स जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, मोल्टेन स्टेट में होता है, तो इसको यूज़ किया जाता है जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स एंड क्रैक मिसिंग पार्ट्स, ठीक है ना। तो Fe और मैंगनीज जो है मोल्टेन स्टेट में निकलते हैं और इसको यूज़ करते हैं क्रैक्स वगैरह को फिलअप करने में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑफ रिफाइनिंग, तो इसको देख लेना देखो अच्छे से, कॉपर का, ठीक है। एनोड मड को देख लेना, एनोड मड क्या होता है, इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द एनोड। तो देखो एनोड मड को याद रखो, ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि एनोड में कौन होता है। एनोड में इम्प्योर कॉपर होगा, इम्प्योर मेटल होगा, और जो कैथोड में जो होता है वो होता है प्योर मेटल, ठीक है ना। तो एनोड मड से याद हो जाता है। देखो एनोड मड का मतलब क्या होता है, इम्प्यूरिटीज है। तो एनोड नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इम्प्यूरिटीज जो है एनोड से यहाँ पे डिपॉजिट हो जा रहा है। और देखो जो इलेक्ट्रिसिटी है, देखो प्लस टू माइनस जाता है, तो एनोड से नेगेटिव में जा रहा है जितने भी इम्प्यूरिटीज डिजोल्व होने के बाद प्योर मेटल जो है वो कैथोड में जा रहा है। तो इसका देख लेना एग्जाम्पल के लिए। और दूसरा है कोरोजन चैप्टर 1 में मिला था हम लोग को, तो इसके लिए प्रिवेंशन जो है इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन क्या क्या प्रिवेंशन है कोरोजन के लिए, तो इसको देख लेना अच्छे से। क्रोम प्लेटिंग है, गैल्वेनाइजिंग है, एनोडाइजिंग है, मेकिंग एलॉयज है, पेंटिंग है, ऑयलिंग है। दूसरा है देखो यहाँ पे एलॉय का डेफिनेशन दिया हुआ है। एलॉय इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और ए मेटल्स एंड ए नॉन मेटल्स। तो एलॉय बनाया जाता है दोनों मेटल्स या फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज को देख के, ताकि उसका यूज जो है एलॉयज बनने के बाद जो कि यूज जो है उसका अच्छे से यूज हो चुके मशीन पार्ट्स वगैरह बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी के कंपनी वगैरह में। ओके, नेक्स्ट जो है देखो तुमको देखना है, देखो मेटल्स, वन ऑफ द मेटल्स इज मर्क्यूरी अगर होता है तो उसका एलॉय, मर्क्यूरी का एलॉय जो है एमलगम है, ठीक है। ब्रास का कौन कौन एलॉय होता है, कौन कौन सा मिक्सचर बनाया जाता है ब्रास बनाने में, कॉपर और जिंक को यूज़ किया जाता है। ब्रोंज बनाने में देखो क्या होता है, कॉपर एंड टीन है। और सोल्डर जो है एलॉय ऑफ लीड एंड टीन है। कभी कभी डेफिनेशंस भी आ जाता है व्हाट इज सोल्डर बोल के, तो उसमें लिख देना कि इट इज़ एन एलॉय ऑफ लीड एंड टीन, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है एलॉयस वगैरह जो है वो यूज़फुल है, ताकि अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके एक मटेरियल बना जाता है, एक सब्सटेंस बनाया जाता है, ताकि उसको कंपनीज वगैरह में यूज़ करने के लिए, पाइप्स वगैरह बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही देख लो अच्छे से।